नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरे वीडियोस आपको पढ़ने में और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मदद कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक क्वेश्चन जो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है वो लेके आया हूँ। ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का आगे का प्रोग्राम है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाला है अपने चैनल पे, आप लोग उसको देखिए। देन आफ्टर ये वीडियो देखिएगा तो ये इंटरलिंक वीडियो है। इसी में आगे जो है सर्व शिक्षा अभियान है, जिसके बारे में भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है। तो ये कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम है जिसमें यूई है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है, फिर सर्व शिक्षा अभियान है, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है। ये सारे एक ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, अलग अलग नामों से। तो आज़ादी, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1947 में हमें आज़ादी मिली। उसके बाद से जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। आज़ादी के बाद हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 14% था, जो कि बढ़ के 1991 में 52% हो गया। तो DPEP क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे छात्रों, हर बच्चे तक जो एजुकेशन को पूरा पहुंचाना है, उसमें एक नई कड़ी थी। इसका जो शुरुआत हुआ था वो नवंबर 1994 में हुआ था, जो कि 42 डिस्ट्रिक्ट में पहले स्टार्ट किया गया। और धीरे धीरे जो है वो 42 डिस्ट्रिक्ट जो है वो 11% ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स को कवर करता था, और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट को उसमें शामिल किया गया, जो कि आगे चल के जो है 55% ऑफ इंडियन प्राइमरी एजुकेशन को कवर किया उसने, प्राइमरी एजुकेशन को। तो ये जो था ये एक केंद्र सरकार की स्कीम थी, जो कि शिक्षा के यूनिवर्सलाइजेशन और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को और आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। 1992 की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको आप जानते हैं, उसमें जो है इस चीज़ों को लेके बात की गई थी कि जो एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, और जो लो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है बच्चों का, उसको कैसे सही किया जाए। तो मेन कंपोनेंट्स जो थे इसके क्या थे? पहला सबसे ज़रूरी चीज़ ये था कि कैसे जो है एजुकेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन जो है वो 1994 में लागू हुआ। उसको लागू करने के पीछे सबसे पहला जो कारण था, और ये योजना उन राज्य के ज़िलों में ज़्यादा की गई जहाँ पे स्त्री शिक्षा जो था, वुमेन एजुकेशन का परसेंटेज कम था, जो स्कूल्स थे उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। उसके बाद जहाँ पे साक्षरता, लिटरेसी कम थी, जहाँ पे प्राथमिक स्तर पे जो है प्राइमरी एजुकेशन का जो लेवल था एजुकेशन का वो कम था। तो इसके मेन कंपोनेंट्स जो थे वो थे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम एंड न्यू स्कूल्स, मतलब कि नए विद्यालय खोले जाएं और विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो एजुकेशन के लिए ज़रूरी है, वो दी जाएं। दूसरा था कि नॉन फॉर्मल स्कूल सेंटर्स को खोला जाए, मतलब कि शिक्षा के साथ और सारी जो चीज़ें हैं, नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ हो, नॉन फॉर्मल एजुकेशंस हो, वो। फिर क्या था? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर, जिसको कि ECEC कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेंटर्स खोले जाएं। अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड जो डिजेबल्ड चाइल्ड हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं, या जो कि जिनको कि जो है समाज में सही तरीके से शिक्षा नहीं दी गई है, उनके लिए भी जो है इसमें बातें की गई। तो DPEP जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम था, और इसके कारण क्या हुआ कि ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ आफ्टर मेनी ईयर्स, ये स्कीम जो है स्प्रेड हुई। 55% ऑफ पॉपुलेशन जो है इंडिया के, मतलब लगभग 11 मिलियन प्राइमरी स्टूडेंट्स इससे जो है कवर अप हुए। तो इसके कारण से क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेशन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन का एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। लोकल जो लोग थे, पंचायत जो थे, उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ।
एनजीओ का हुआ, स्कूल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पर्सनल्स जो थे सबका हुआ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी इसकी कि जो बिल्डिंग बनाया जाएगा उसमें बच्चों को कम रखा जाए ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से शिक्षा ले सके। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? पहला यह था कि फ्लेक्सिबल डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट। फ्लेक्सिबल होगी सारी चीज़ें, केंद्र सरकार की स्कीम है तो हर जो राज्य तक जाए वो फ्लेक्सिबल हो, उसमें टीचर्स जो हैं अपॉइंटमेंट से लेके जितने तरह के जो प्रोग्राम है, कल जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जो है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसके बाद क्या था कि सेकेंड था कि जो लोकल गवर्नमेंट है, जो लोकल लोग हैं और जो स्टेट है वो उनमें क्या हो कि एक कॉपरेशन हो। ईच विलेज जो है, स्कूल्स जो है, क्लस्टर हैं, ब्लॉक हैं, वो जो हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अनुसार डिज़ाइन करें और इसको इनोवेट करें, इनको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि स्ट्रॉन्ग फोकस होगा स्टूडेंट लर्निंग पर, मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा हर तरह से, उनको इंक्वायरी बेस्ड जो है इंटरेक्शन होगा बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो इसको एक तरह से जॉयफुल लर्निंग भी बोला गया कि अब बच्चा जो है इंजॉय करके लर्न करेगा। वो जो भारी भरकम किताबें, सिलेबस ऐसा रहे कि उस बच्चा बस उस किताबी ज्ञान को ले रहा है, इंटरेक्टिव नहीं हो, अट्रैक्टिव नहीं हो, कोई तरह का उसमें उस तरह की जानकारी नहीं हो जिससे बच्चे की कोई इनोवेटिव स्किल्स या कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे तरह से डेवलप करे। तो इन चीज़ों का अभाव था, तो इसको जो है सही करना है डीपीईपी के थ्रू। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें क्या था कि कंटिन्यूअस लर्निंग और इनोवेशन की बात की गई। मतलब ये नहीं कि बच्चा का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया, मान लो कि 6th क्लास में बच्चा ने इन्वॉल्वमेंट लिया, 7th क्लास पढ़ा और आगे जाते जाते उसने जो है अपने आप को क्या किया कि वहाँ पे नाम कटवा लिया। मतलब रिटेंशन भी है, मतलब कि बच्चे को वहाँ पे रिटेन करना है इसका, और लर्निंग से वो अचीव करे कुछ। पहले तो इनरोल कराओ, फिर उसको रिटेन करो और उसको ये लर्निंग से अचीवमेंट हो, मतलब वो सीखे। बस ये नहीं कि वो आया बस अपने किताबें लेके और वहाँ पे बैठ के बस जो है वो देख रहा है, समझ नहीं रहा है, मतलब वो कुछ लर्न करे, अचीव करे। तो कंटिन्यूअस और इनोवेटिव लर्निंग की बात इसमें की गई कि बच्चे का एडमिशन हो, रिटेन करे, पढ़े, इनोवेटिव हो। फिर क्या हुआ कि आउटसाइड चेंजेस जो थे, एजेंट्स एंड कंसल्टेंट्स, मतलब कि सिर्फ शिक्षा जो है एक टीचर का कर्तव्य नहीं होता, एक समाज का कर्तव्य है। एक समाज में रहने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनका भी ये कर्तव्य है कि वो शिक्षा के लिए अपना सहयोग करें। तो इसमें जो है न्यू प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजीज़ का और एनजीओ का जो एक्सपर्ट्स हैं एजुकेशन के, उनका सहायता लिया गया। जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी मदद ली गई ताकि जो है जो चैलेंजेज आ रहे हैं या जो भी चीज़ों की कमी हो रही है उसको फुलफिल किया जाए। कंस्टेंट कंसर्न विद बिल्डिंग कैपेसिटी। बिल्डिंग कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ कि एजुकेशन सिस्टम में ट्रेनिंग दिया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया जाए और उनमें ये देखा जाए कि जो एनजीओज हैं या जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एजुकेशन सिस्टम में आए, एक नेटवर्क बनाया जाए ताकि उनको जो बच्चों को किताबी नॉलेज के साथ उनको अदर काइंड ऑफ नॉलेज भी मिले। और वो बच्चे जो हैं प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें अगर आएंगी तो वो उनको, मान लो कि अगर जॉब करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में कैसे जॉब करते हैं, या एनजीओज अगर आएंगे तो उनको वर्ल्ड वाइड या अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया के भी चीज़ों के बारे में पता चले। फिर इसमें पार्टिसिपेशन एंड ऑटोनॉमी की बात की गई। ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, विलेज कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं वो मदद करेंगे, जो पुअर स्टेट्स हैं वहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि अपॉइंटमेंट और टीचर्स जो हैं वो सही से हो। पीपल टीचर रेशियो जो है, मतलब कि टीचर्स अगर कम हैं और बच्चे ज़्यादा हैं तो टीचर्स के ऊपर भी प्रेशर रहेगी कि वो कैसे पढ़ाएं, उन चीज़ों को कैसे करें। तो इन चीज़ों को, ये कैरेक्टरिस्टिक थे। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो
एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने विलेजेज हैं क्लस्टर्स में उनको करके इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। और इसमें ये था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, बिल्डिंग भी की जाए, प्राइवेट सेक्टर को लाया जाए, एनजीओज को लाया जाए कि ताकि और भी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा तो अच्छी चीज़ें की जा सकेंगी। तो स्कूल की मैपिंग कराई जाए। स्कूल मैपिंग में ये होगा कि जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, फिर जो है हर घर जाके जो है सर्वेक्षण कराया जाए कि कैसे आप मतलब आपके घर में पढ़ाई का क्या माहौल है, कैसा है। तो ग्रामीण शिक्षा से लेके डिस्ट्रिक्ट तक जो है जितनी भी तरह के एजुकेशन की चीज़ें हो रही थी उसमें सबका जो था, सब लोगों का उसमें सहयोग होना जरूरी था। इसके लिए जो है बहुत तरह के मीडियम्स भी यूज किए गए, जैसे कि पोस्टर लगाना, रेडियो और दूरदर्शन जो था उस पर कई तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। तो फिर जो है मान लो कि कोई विद्यालय है उसका निर्माण अगर हो रहा है तो उसमें ये चीज़ देखना कि ज़्यादा वहाँ पे बच्चे नहीं हो, अधिक भीड़ नहीं हो। अधिक अगर भीड़ रहेगी, अधिक बच्चे होंगे तो टीचर को पढ़ाने में परेशानी हो गई। फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया गया कि टॉयलेट्स हों, खेलने का मैदान हो, विद्यालय जो है स्कूल के चारों तरफ जो बाउंड्री हो ताकि बच्चे जो है बाहर नहीं चले जाएं। ओपन अगर रहेगा तो बच्चे के लिए जो है वो प्रोटेक्शन का भी दिक्कत है। फिर क्या है कि बैठने के लिए जो है प्रॉपर चीज़ें हों, मतलब कि एक बच्चा के सीटिंग के लिए अगर इतने टाइम बैठेगा, ब्लैक बोर्ड हो सही तरह से, राइटिंग के लिए चौक हो, घंटी हो ताकि टाइम पता चले कि इतने पीरियड की क्लासेस हैं। इसमें जो है ओपन लर्निंग के बारे में भी बात किया गया और जो डिस्टेंस लर्निंग के भी बारे में बात किया गया कि डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग के लिए भी इसमें चीज़ों को कैसे उसको भी सही किया जाए। गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ के एजुकेशन का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था, उसको कम करना है। 6 to 11 ईयर के जो बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल के हैं उनको 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर जो है छोटे बच्चे के लिए स्कूल रहेगा ताकि वो 1 किलोमीटर तक है तो मान लो कि अगर उसके पास कोई व्हीकल नहीं है तो पैदल भी जा सकता है। तो ये सब चीज़ें देखनी थी क्योंकि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थे एजुकेशन पॉलिसी तो बन रही थी लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट तब होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। 40% से ज़्यादा जो स्कूल्स थे उनके पास क्या थे, सही बिल्डिंग्स नहीं थी। 39% से ज़्यादा स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं था, टीचर ओरली पढ़ाते थे और ओरली पढ़ा के आप छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते हैं, उनको लिखना पड़ेगा, समझाने के लिए चीज़ों को दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें थी। जो बच्चे एजुकेशन मान लो कि बीच में ही छोड़ दिया उन्होंने किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो भी, तो उनको फिर से कैसे स्कूल में लाया जाए कि स्कूल के अध्यापन में वो फिर से जुड़ पाएँ, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हर एक जो वर्ग है, गर्ल्स हैं, SC ST हैं, डिप्राइव्ड क्लास जो भी हैं, उनके एजुकेशन को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। ये आपका UEE का ही जो प्रोग्राम था उसको आगे बढ़ाते हुए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन किया गया था, जो कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया गया पहले, कुछ राज्यों के डिस्ट्रिक्ट्स में, और फिर धीरे धीरे और भी राज्यों में लागू कर दिया गया इसको। और इसका जो सबसे मेन उद्देश्य था कि जो गर्ल एजुकेशन है, जो वुमेंस एजुकेशन है, जो लिटरेसी रेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आए और पसंद भी आएगा। आप लोग कमेंट कीजिए और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस ले आऊँगा। धन्यवाद।